आइए जानते हैं भारत चीन का स्टैंड ऑफ और कैलाश रेंज का ऑपरेशन। 29-30 अगस्त की रात अज्ञात स्थान कैलाश रेंज LAC, MSC, सतारा कोर, पारा SF और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की कुछ टीम दुर्गम चढ़ाई चढ़ रही हैं। उनका एक ही लक्ष्य है उजाला होने से पहले ही कैलाश रेंज के सभी डोमिनेंट पोजीशंस को अपने कब्जे में लेना। तापमान न्यूनतम 15 के आसपास और मौसम भी खराब, लेकिन ऑपरेशन जल्दी से जल्दी खत्म करना ही था। अगले कुछ घंटों में GOC लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत सिंह को खबर मिल जाती है कि उनके लड़के कैलाश रेंज की सभी चोटियों पर कब्जा कर चुके हैं। ये खबर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का पालन करके आर्मी चीफ, CDS, रक्षा मंत्री और PMO को दे दी जाती है। अगले दिन इस खबर का खुलासा होता है और चीन के साथ साथ हमारे देश के लाल बंदर भी भुजंगे रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2020 से, जब चीन अपनी सालाना समर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था तिब्बत में। तभी अचानक चीन ने लगभग 30,000 सैनिकों और टैंक को LAC के आसपास के इलाकों में मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसियों और भारतीय सेना के कान खड़े हो गए और तुरंत ही 2 इन्फेंट्री डिवीजन को LAC भेजा, जिसमें 30,000 सैनिकों रातों रात LAC के आसपास के इलाकों में तैनात किया गया। चीन ने यह मोबिलाइजेशन क्यों किया, इसका कोई ऑफिशियल कारण ना उसने बताया ना कभी बताएगा, लेकिन इसका एक ही कारण था, भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर करना और कोशिश करना कि भारत सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में इंगेज करे, इंडियन ओशन, मलक्का स्टेट और चीनी महासागर पर ज्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि वहां पहले से ही अमेरिका बैठा था। अगले 2 महीने कई छुटपुट घटनाएं हुई। भारतीय चीनी सैनिकों की हाथापाई के वीडियो भी काफी आए। कभी चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को गश्त लगाने से रोकते थे और कभी हम उन्हें रोक देते थे। और इस मामले में सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी पंगोंग झील के आसपास के इलाकों में हो रही थी, जहाँ पर गश्त लगाने के इलाके को लेकर मतभेद थे। और फिर 15 जून को गलवान में आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिए। वहीं चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। उस दिन के बाद दोनों ही देशों की सरकारें और सेनाएं बातचीत करने के लिए आगे आई और सुलह करने के काम शुरू हुआ, लेकिन इसमें भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि चीन पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। कई दौरों की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस बीच प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री स्वयं लद्दाख जा चुके थे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी भी एक ट्रम्प कार्ड की जरूरत थी जिसमें चीन की अपनी शर्तें मनवाई जा सके। घरेलू दबाव भी था, क्योंकि मीडिया और विपक्ष सरकार के पीछे पड़ गया था। हर रोज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के नाम पर नई नई जानकारियां मीडिया में प्लांट की जाती थी। लोगों को बरगलाया जाता था कि चीन 500 किलोमीटर अंदर आ गया है। कोई कहता था कि चीन ने भारतीय सेना में पक्के स्ट्रक्चर बना लिए हैं। इन्हीं अफवाहों के बल पर नेतृत्व की छाती नापने की रस्म हर रोज निभाई जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि जून के अंत में भारतीय सेना के बड़े अफसरों ने एक प्लान बनाया और ये प्लान बड़ा ही एम्बिशियस प्लान था, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ। पंगोंग लेक और LAC के अन्य इलाकों में 6-7 जगह चुनी गई जहां से चीन की सेना पर नजर रखी जा सके और उन इलाकों में हाइड और कैप्चर करने का प्लान बनाया जाए। और इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई पंगोंग के दक्षिण में स्थित कैलाश रेंज को, क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर था। यहाँ से चीन का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मेल्डो गैरिसन भी नजदीक था और उन ऊंचाइयों पर अगर कब्जा हो जाए तो सामने का सैकड़ों किलोमीटर का इलाका आपकी सीधी नजर में आ सकता था। क्या है कैलाश रेंज? ये रेंज पेंगोंग लेक के दक्षिण पूर्व की तरफ चलने पर शुरू होती है और फिर कैलाश मानसरोवर तक जाती है। इस रेंज में पड़ने वाले कुछ खास इलाके हैं: हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, स्पेंगरू गैप, मोगर हिल, मुकपरी, ब्लैक टॉप, रेजांगला और रसीन ला। इस रेंज में 5,500 मीटर तक की ऊंचाई की पीक है। कैलाश रेंज भारत में ही है और LAC के अंदर हमारे इलाके में ही पड़ती है, लेकिन बहुत ऊंचाई, खतरनाक मौसम और चीन के साथ LAC पर शांति की वजह से 1962 के बाद इस रेंज पर भारतीय सेना नहीं गई। लेकिन अब सेना ने इस रेंज पर कब्जा करने का सोच लिया था। अब काम खास है कि खतरनाक है, तो उसके लिए लोग भी खास ही चाहिए। पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में तैनात MSC सतारा कोर को बुलाया भेजा। वहीं पर
फिर पैरा एसएफ और एसएफएफ को भी टीम्स भेजने का आदेश दिया गया। मात्र 24 घंटे के नोटिस पर एमएससी, पारा, एसएफ और एसएफएफ लद्दाख पहुंच गई क्योंकि स्थिति बहुत तनाव में थी। इंटेलिजेंस और सैटेलाइट के द्वारा ट्रूप मूवमेंट को आराम से कैप्चर किया गया, इसलिए सेना ने अनकन्वेंशनल तरीके से सैन्य टुकड़ियों और उनके साजो सामान, हैवी मशीनरी और अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर्स, कैमरा आदि को वहां भिजवा दिया। चूंकि ये ऑपरेशन सफल हो चुका है, इससे ये पता चलता है हमने चीन की आंखों में धूल झोंकी और उन्हें पता भी नहीं लगा कि इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ भी कैसे। 29-30 अगस्त की रात का समय चुना गया और उसके कुछ हफ्ते पहले से भारतीय सेना ने चीन के सामने एलएसी पर मिरर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। मिरर डेवलपमेंट का अर्थ है दुश्मन की सेना और हथियारों की तैनाती का पता करना और फिर उसी संख्या में उस इलाके में अपने सैनिक और हथियार तैनात कर देना। उदाहरण के लिए, अगर चीन ने 40,000 सिपाही, 100 टैंक तैनात कर दिए तो इसके साथ ही उनके लड़ाकू जेट वहां सॉर्टिस लगा रहे थे, तो भारत भी उस रेशो में सैनिक, टैंक और अन्य हथियार वहां भेजेगा। साथ ही रोजाना मिग-29, सुखोई आदि सॉर्टिस लगाया करते थे। सेना रोजाना छोटे छोटे डेवलपमेंट कर रही थी, कहीं छोटे हथियार, कहीं हैवी मशीनरी, और ये पैटर्न कई दिनों तक चला। इससे चीन को लगा कि ये रूटीन डेवलपमेंट है और इससे कोई अलग बात नहीं है, ध्यान देने की बात ही नहीं, सो वो निश्चिंत हो गए। उसके बाद 29 अगस्त को कुछ 100 कमांडो कैलाश रेंज की तरफ जाते हैं हल्के हथियारों के साथ, एकदम नॉर्मल डेवलपमेंट, फिर कहीं और फिर से भारी मशीनरी और हथियार उनको मुहैया करवा दिए जाते हैं। और ये काम भी इस तरीके से किया जाता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं लग पाती। इसको सैन्य भाषा में फॉल्स फ्लैग मैन्यूवरिंग कहा जाता है, जिसमें भारतीय सेना दक्ष है और हाई एल्टीट्यूड के इलाकों में इसी तरह का काम सिर्फ भारतीय सेना ही कर सकती है। इससे दुश्मनों को लगता है कि हम कहीं और इंगेज हैं, लेकिन चाल कहीं और चल रही होती है। जैसे बालाकोट के समय इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुखोई तैनात करके एलओसी से मिराज घुसा दिए गए थे, बस यही। 29 अगस्त की रात ऑपरेशन शुरू हो गया। हमारे कमांडो रात के अंधेरे, कड़कड़ाती ठंड और बर्फ का सामना करते हुए लगभग 80 डिग्री के एलिवेशन का मुकाबला करते हुए 30 की सुबह करीब 4 बजे तक कैलाश रेंज के सभी प्रमुख चोटियों पर पहुंच गए। रेंज पर पहुंचकर कमांडिंग अफसर ने लेफ्टिनेंट जनरल सबनीत सिंह को जानकारी दी। इसी बीच कमांडो ने सभी खास चोटियों पर कैमरा, सेंसर और अन्य हथियारों को डेवलप कर दिया गया। इनमें से ये खास चोटियां थी हैमलेट टॉप और ब्लैक टॉप, जो आसपास के इलाके में सबसे ऊंची और वहां बैठा हो उसे सब दिखता है। अगले दिन ये खबर जब आई तो चीन हक्का बक्का था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय सेना इतनी ऊंचाई पर भी आ सकती है, वो भी इतने खतरनाक मौसम में। जबकि चीन के सैनिक तो नीचे के मैदानों में भी बीमार पड़ रहे थे, इतनी ऊंचाई पर जाने का तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। भारतीय सेना की डेवलपमेंट देख चीनी हक्का बक्का था, क्योंकि अब चीन की सेना की पंगोंग के दूसरी तरफ के इलाकों की डेवलपमेंट, स्पॉनगोर गैप और मलाडो गैरिसन, उनकी मूवमेंट, उनके हथियार, उनकी सेना की फॉर्मेशन सब सामने दिख रही थी। सब भारतीय सेना की सीधी पहुंच में था। कोई भी मिस एडवेंचर करने पर सेना वहां हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर सकती थी। चीन इस घटना से सख्ते में था और अगले ही दिन उसने कैलाश रेंज के आसपास आने की कोशिश की, लेकिन हमारे कमांडो की फायरिंग करने के आदेश दिए जा चुके थे। उन्होंने इसका भरपूर प्रयोग भी किया। उनकी फायरिंग के आगे चीनी पीएलए के हौसले पस्त हो गए। चीन अगले कई दिन कोशिश करता रहा और हर बार मुंह की खाता रहा, क्योंकि ऊंचाई पर हम थे और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में जो ऊपर है वही एडवांटेज रखता है। वैसे भी चीन की सेना में वो दम और काबिलियत नहीं जो हमारी सेना